नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की, जिसमें दोस्तों हम संतलन काल के गुलाम वंश की बात करेंगे। दोस्तों बात करेंगे हम संपूर्ण डिटेल के साथ में गुलाम वंश की, तो बने रहिए आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यहीं से दोस्तों पहली लाइन से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बहुत बार पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई और किसके द्वारा की गई, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे दोस्तों वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। नेक्स्ट है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है, तो बंदगा कहा जाता है। प्रत्येक लाइन दोस्तों क्वेश्चन से भरी हुई है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि अन्य दोस्तों को भी दोस्तों इसका प्रॉफिट मिल सके। गुलामों को दोस्तों फारसी में बंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। गुलामों को दोस्तों सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था, यानी कि सैनिक के तौर पर उनको प्रयोग में लिया जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों उसका राज्याभिषेक हुआ 24 जून 1206 ईस्वी को। उसके बाद दोस्तों उसने अपनी राजधानी बनाया लाहौर को। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी दोस्तों। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों में दोस्तों कुतुब कुतुब आ रहा है, तो कुतुब मीनार की दोस्तों नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के दोस्तों निर्माण कार्यों में दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित किया गया पहला तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुबुद्दीन मीनार की नींव रखी गई। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की जो कुव्वत उल इस्लाम है उस मस्जिद और अजमेर के अंदर दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भी दोस्तों एक मस्जिद के रूप में ही है, उसका निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। नेक्स्ट हम बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, लाख बख्श से किस शासक को जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन के समय में यानी कि कुतुबुद्दीन के शासनकाल में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी थी दोस्तों। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। कुतुबुद्दीन के समय में तो केवल दोस्तों कुतुब मीनार की पहली मंजिल ही बन पाई। इल्तुतमिश ने दोस्तों इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया था। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी दोस्तों। पूछा हुआ क्या है क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुब मीनार पर बिजली किसके शासनकाल में गिरी, तो फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण दोस्तों चौथी मंजिल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिसमें इसमें 5 मंजिल हो गई इसके बाद में दोस्तों, क्योंकि 3 दोस्तों पहले से मंजिल थी और दोस्तों एक तो मंजिल नष्ट हो ही गई थी। उसके बाद में दोस्तों 2 और छोटी छोटी मंजिलों का निर्माण करवाया फिरोज शाह ने। इसके बाद में टोटल दोस्तों इसमें 5 मंजिल हो गई थी, जिससे दोस्तों ये 5 मंजिला हो गया और इसकी ऊंचाई 9 फीट बढ़कर दोस्तों 234 फीट हो गई थी दोस्तों, यानी कि 225 फीट थी पहले। इसके बाद में 2 मंजिल और बनवाने के बाद इसकी ऊंचाई 234 फीट हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था दोस्तों प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक था। इसका नाम था सेनानायक बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। दोस्तों चौगान एक खेल होता है जो घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है, तो दोस्तों घोड़े से गिरने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान खेल खेलते समय। इसे लाहौर में दफनाया गया था दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां पर दफनाया गया? लाहौर के अंदर। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। उत्तराधिकारी का मतलब है दोस्तों कुतुबुद्दीन के बाद में आने वाला राजा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना आराम शाह, जिसने केवल दोस्तों 8 महीनों तक शासन किया था दोस्तों। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह की हत्या किसने की दोस्तों? इल्तुतमिश ने, और इसके बाद में इल्तुतमिश 1211 ईस्वी के अंदर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था दोस्तों। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़की से दोस्तों इन्होंने निकाह किया था, और दोस्तों ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दोस्तों क्या थे? गुलाम भी थे। इल्तुतमिश ने दोस्तों फिर आराम शाह की हत्या कर दी। ऐबक की मृत्यु के समय वह बंदायूं का गवर्नर था दोस्तों।
इल्तुतमिश जब दोस्तों ऐबक की मृत्यु हुई उस समय वह बदायूं का गवर्नर था। इसके बाद हम बात करें इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य। दोस्तों कार्यों से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इन्होंने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए गए दोस्तों? इल्तुतमिश के द्वारा जारी किए गए थे। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए गए, चांदी का टक्का एवं तांबा का जितल दोस्तों। नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली चलाई। इल्तुतमिश ने दोस्तों इक्ता प्रणाली चलाई। नेक्स्ट है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी के अंदर दोस्तों कितने गुलाम सरदार थे? 40 गुलाम सरदार थे, जो एक संगठन था और इसका नाम रखा गया तुर्कान ए चिहलगानी। इसके बाद में है दोस्तों सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया दोस्तों? इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट हम बात करें इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कोहना के निकट करवाया था दोस्तों। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु दोस्तों अप्रैल 1236 में हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करें चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज खां से बचने के लिए दोस्तों ख्वारिज्म के सम्राट थे जलालुद्दीन, उस जलालुद्दीन को दोस्तों इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी थी। इसके बाद में दोस्तों जो इल्तुतमिश था उसकी मृत्यु के बाद में उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज जो था दोस्तों वो गद्दी पर बैठा। परंतु रुकनुद्दीन फिरोज दोस्तों एक अयोग्य शासक था, यानी कि दोस्तों जिसको शासन के बारे में कोई ज्ञान नहीं हो ऐसा शासक अयोग्य शासक कहलाता है। और दोस्तों इसको दोस्तों शासन का कोई संचालन का नॉलेज नहीं था। इसके दोस्तों अल्पकालीन शासन पर यानी कि थोड़े दिन दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज ने शासन किया। उस अल्पकालीन शासन में भी दोस्तों उसकी मां शाह तुर्कान दोस्तों इस पर छाई रही। यानी कि दोस्तों एक तरह से कहें कि शाह तुर्कान चाहती थी कि चाहे से अयोग्य हो पर मेरा बेटा ही दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज ही दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठा रहे। इसके दोस्तों शाह तुर्कान के यानी कि दोस्तों रुकनुद्दीन की मां के अवांछित प्रभाव यानी कि दोस्तों इससे कोई भी वहां पर खुश नहीं था। तुर्की के अमीर जो थे वो भी इससे परेशान हो चुके थे। तो ये दोस्तों तुर्की के अमीरों ने दोस्तों रुकनुद्दीन को दोस्तों गद्दी से हटाया और गद्दी से हटा करके दोस्तों रुकनुद्दीन के जगह रजिया सुल्तान को दोस्तों सिंहासन पर बैठा दिया। ध्यान में रखना है आपको कि रुकनुद्दीन को हटा करके दोस्तों रजिया सुल्तान को सिंहासन पर बैठाया गया था। इस प्रकार दोस्तों रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों। प्रथम मुस्लिम महिला शासक तो ये थी दोस्तों रजिया सुल्तान और रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों। नेक्स्ट है रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी कि दोस्तों जिसको हम कहें काबा एवं कुलाहा यानी कि टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने दोस्तों पर्दा प्रथा का त्याग किया। पर्दा प्रथा का मतलब होता है दोस्तों आप देखे होंगे मुस्लिम महिलाएं दोस्तों बिल्कुल एक पूरे ब्लैक से कपड़े के अंदर पूरा चेहरा सब कुछ ढका हुआ रहता है, उसका त्याग किया। और पुरुष जिस प्रकार रहते थे एक चोगा और कुलाहा जो पहन करके रहते थे उसी प्रकार राजदरबार में दोस्तों खुले मुंह जाने लगी थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूब को अमीर ए खुहर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया था दोस्तों। रजिया ने दोस्तों जमालुद्दीन याकूब को अमीर ए अखुर दोस्तों नियुक्त किया। नेक्स्ट है गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर रजिया के विरुद्ध हो गए। दोस्तों रजिया सुल्तान ने क्या किया, जो तुर्क नहीं थे उनको भी दोस्तों सामंत बना दिया, उनको भी दोस्तों सामंती व्यवस्था का पद संभाला दिया गया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो तुर्की अमीर थे वो रजिया के विरुद्ध हो गए क्योंकि दोस्तों गैर तुर्कों को यानी कि जो तुर्क नहीं थे उनको वहां पर सामंत का पद दिया जा रहा था। तो दोस्तों जाहिर सी बात है तुर्की तो दोस्तों नाराज होंगे ही और उसे दोस्तों बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बारामशाह को बैठा दिया। इससे दोस्तों नाखुश होकर के जो अमीर तुर्की थे उन्होंने दोस्तों रजिया सुल्तान को बंदी बनाया और दिल्ली की गद्दी पर दोस्तों किसको बिठा दिया, अब मुइजुद्दीन बहराम शाह को दोस्तों बिठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही थी दोस्तों। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास में कर दी गई थी। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। इसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना था दोस्तों।
नेक्स्ट हम बात करें, बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। दोस्तों एक के बाद एक शासन चेंज होते जा रहे हैं। बलबन ने दोस्तों षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र के द्वारा दोस्तों 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह जो दोस्तों दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था उसको गद्दी से हटा दिया और नासिरुद्दीन मोहम्मद को दोस्तों क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन मोहम्मद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। दोस्तों जो सर पर लगाने वाली टोपी होती है ये उनकी सिलाई क्या करते थे नासिरुद्दीन महमूद, और उन्हीं की सिलाई करके अपना जीवन यापन करते थे। बलबन ने दोस्तों अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया था। दोस्तों बलबन का वास्तविक नाम था दोस्तों बहाउद्दीन, यह इल्तुतमिश का गुलाम था। दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी मैंने अभी आपको बताया था 40 सरदारों की दोस्तों ये एक संगठन था तुर्कान ए चिहलगानी। इसका विनाश किसने किया था दोस्तों, इसका विनाश किसने किया, बलबन का जो था बहाउद्दीन उसने किया था। दोस्तों तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किसने किया, बलबन ने किया है। बलबन ने दोस्तों 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। दोस्तों सिरी नामक नया नगर दोस्तों बलबन ने बसाया था। दोस्तों सिरी नामक नया नगर किसने बसाया, बलबन ने। राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। दोस्तों सिजदा एवं पेबोस प्रथा का मतलब है दोस्तों जिस प्रकार हमारे जो राजा का सम्मान होता है उसी प्रकार जो बलबन था उसने दोस्तों नई जो प्रथा अपनाई थी सिजदा की, वो थी दोस्तों एक शासक का सम्मान, वो दोस्तों सिजदा प्रथा होती है, वो दोस्तों बलबन ने शुरुआत करी। बलबन ने दोस्तों फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी कि फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया। दोस्तों बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित दोस्तों नवरोज का मतलब है दोस्तों फारसी साल का पहला दिन। जो फारसी होते हैं उनके जो वर्ष की शुरुआत होती है उसका पहला दिन होता है, उसको नवरोज कहा जाता है। और नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नवरोज उत्सव का प्रारंभ बलबन ने किया था। दोस्तों अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। दोस्तों अपने विरोधियों के प्रति कठोर एवं लौह रक्त की नीति का पालन किसने किया, बलबन ने किया है। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उल्लुगु खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। दोस्तों आखेट अभियान का क्या मतलब है दोस्तों, आखेट अभियान का मतलब है दोस्तों बलबन कहता था कि हमें आज शिकार पर जाना है, और दोस्तों जो सैनिक होते थे उनको दोस्तों लंबी दूरी तक एक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। का मतलब है दोस्तों उन्हें एक लंबी दूरी तय करवाई जाती थी, उनके दोस्तों एक्सरसाइज करवा करके आखेट अभियान के बहाने, यानी कि दोस्तों हम शिकार पर जा रहे हैं यह कह करके वो अपने सैनिकों से दोस्तों दौड़ वगैरह करवाता था और दोस्तों उनको दुरुस्त रखता था। दोस्तों नेक्स्ट है बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों, अमीर खुसरो एवं अमीर हसन किसके शासनकाल में रहते थे। दोस्तों ये प्रसिद्ध कवि थे जो कि दोस्तों बलबन के दरबार में रहा करते थे और ये फारसी कवि थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक दोस्तों शम्मुद्दीन कम्मुस था। दोस्तों यहीं पर दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक आ चुका है, तो अंतिम दोस्तों पड़ाव भी आ चुका है गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश यहीं समाप्त होता है दोस्तों। और यदि आपका सपना है दोस्तों सरकारी नौकरी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर वो सभी वीडियोज मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ जिसमें शॉर्ट नोट्स के अंदर दोस्तों सारा मैटर आपको प्रोवाइड हो सके। इसकी दोस्तों पीडीएफ आपको इस वीडियो की मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। थैंक यू। अब बात करते हैं अपने खिलजी वंश की। तो 1290 से 1320 तक रहा खिलजी वंश। दोस्तों गुलाम वंश जो था उसने हमने कल देखा उसके बारे में। तो गुलाम वंश के शासन के समाप्त होने के बाद 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। दोस्तों गुलाम वंश के बाद में दोस्तों कौन सा वंश आया शासन करने के लिए, खिलजी वंश। और खिलजी वंश दोस्तों 13 जून 1290 ईस्वी को दोस्तों जलालुद्दीन फिरोज जो थे उन्होंने दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की। इसने दोस्तों किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे उन्होंने दोस्तों किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ामानीपुर जो है प्रयाग के अंदर वहां पर की। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 में दोस्तों अलाउद्दीन जो है वो दिल्ली का
सुल्तान बना, क्योंकि जो जलालुद्दीन था जिसने दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना की थी, उसकी दोस्तों उसके भतीजे और दामाद ने क्या कर दी दोस्तों, हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं दोस्तों अलाउद्दीन जब बना तो अलाउद्दीन के बचपन का नाम था दोस्तों अली, तथा दोस्तों गुरसास्प भी इसको कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नकद वेतन देने के एवं स्थायी सेना की नींव रखी, यानी कि दोस्तों सेना को क्या दिया जाएगा, नकद वेतन दिया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों स्थायी सेना यानी कि फिक्स सैनिक दोस्तों जो होते हैं उनकी दोस्तों सेना में भर्ती की गई और दोस्तों स्थायी सेना का निर्माण किया गया। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी दोस्तों। दिल्ली के शासकों में अगर सबसे विशाल सेना और स्थायी सेना थी तो वो अलाउद्दीन खिलजी के पास में ही थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी दोस्तों। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग किस शासक ने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके बाद में है दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी है इसने शम्स यानी कि लूट का जो धन होता है उस शम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया दोस्तों। यानी कि दोस्तों 4 किलो यदि कोई लूट करके लेके आएगा तो 3 किलो किसको देना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी को देना पड़ेगा। जबकि पहले ये था कि 4 किलो अगर कोई लूट के लाता है तो 1 किलो ही दोस्तों शासक को देना पड़ता था। परंतु दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने तो अपने स्वार्थ की ओर ध्यान दिया और उन्होंने दोस्तों 4 किलो में से अपना 3 किलो हिस्सा अपनी ओर रखा। इसने दोस्तों व्यापारियों में बेईमानी को रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो व्यापारी बेईमान हुआ करते थे और दोस्तों जो तौल में दोस्तों गड़बड़ किया करते थे उनके कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तौल में तो उसका मांस काट लिया जाए, ऐसा आदेश अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। इसने अपने शासनकाल में दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। यानी कि दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से किसने लागू किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था दोस्तों। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला में 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों, अलाउद्दीन ने करवाया दोस्तों। निर्माण कार्य भी हर शासक के आपको ध्यान होनी चाहिए क्योंकि निर्माण कार्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला में 1000 खंबा महल का निर्माण किसने करवाया, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाई दरवाजा को दोस्तों इस्लामी वास्तुकला का रतन कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था दोस्तों। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। और ये क्वेश्चन दोस्तों स्टार मार्क कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा दोस्तों। इसको सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किसने दोस्तों विभूषित किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था दोस्तों। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था दोस्तों। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था दोस्तों। नेक्स्ट है सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना ए मंडी में दोस्तों जो खाद्यान्न होते थे उनको बिक्री के लिए लाया जाता था। बेचने के लिए खाद्यान्न हो गए दोस्तों, जो हमारे खाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं होती हैं वो। इसके बाद में दोस्तों सराय ए दल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी दोस्तों। सहना ए मंडी थी उसमें तो खाद्यान्न बिक्री हेतु लाए जाते थे। और सराय ए दल ये यहाँ पर दोस्तों वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, तेल और अन्य वस्तुएं यहाँ पर बिक्री के लिए लाई जाती थी। नेक्स्ट है दोस्तों बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार हैं। यानी कि दोस्तों बाजार नियंत्रण के लिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने पद निर्मित किए। उनमें से पद देखिए दोस्तों, दीवान रियासत, यानी कि यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था दोस्तों। जिसको दीवान रियासत का पद दिया जाता था वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का दोस्तों संचालन करता था। इसके बाद में दोस्तों एक और पद बनाया सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक सहना ए मंडी कहलाता था। इसके अलावा दोस्तों फिर एक और पद बनाया गया बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था कि कोई दोस्तों दुकानदार बेईमानी तो नहीं कर रहा है। इसकी देखरेख कौन करता था दोस्तों, बरीद करता था। ये बाजार के अंदर घूमा करता था दोस्तों। इसके बाद में है मुनहियान व गुप्तचर, गुप्त सूचना प्राप्त करता था। ये मुनहियान और गुप्तचर का जो जिसको पद दिया जाता था वो गुप्त सूचना प्राप्त करता था कि कोई दोस्तों चोरी छुपके तो दोस्तों किसी प्रकार का कोई व्यापार तो नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की करती तारीख फिरोज शाह से मिलती है।
इसमें दोस्तों समझने की बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी की दोस्तों इकोनॉमिक नीति थी, यानी कि आर्थिक जो नीति थी उसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है, तो जियाउद्दीन बरनी दोस्तों जो है उनकी एक रचना है तारीख फिरोज शाही, उससे मिलती है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति की जानकारी। नेक्स्ट है दोस्तों खजाइन उल फुतूह है अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतूह असल लातीन इसामी की करती है दोस्तों। इसमें दोस्तों तीनों ही कृतियाँ इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही कृतियों के दोस्तों जो रचनाकार हैं वो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोस्तों लिखा हुआ है खजाइन उल फुतूह है, ये किसकी रचना है दोस्तों, अमीर खुसरो की रचना है। दोस्तों रिहला जो है वो इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है और दोस्तों फुतूह असल लातीन ये इसामी द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। इसके बाद में है मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर एवं नाजिर, नाप तोल अधिकारी जो होता था उसको नाजिर कहा जाता था और दोस्तों मुहतसिब किसको कहा जाता था, सेंसर को। इनके दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका होती थी मूल्य नियंत्रण में दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो मूल्य होता है उसकी बढ़ोतरी ना हो, इनके नियंत्रण का ध्यान रखते थे ये। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे, एक तो था दोस्तों चराई कर, एक था दोस्तों गडी कर। जान लेते हैं दोनों के बारे में। चराई कर तो क्या होता है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था ये कर। दोस्तों चराई कर किस पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। इसके बाद में है गडी कर, घरों एवं झोपड़ी पर लगाए जाने वाला कर कहलाता था दोस्तों गडी कर। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण दोस्तों 1297 ईस्वी में कादर खान के नेतृत्व में हुआ। दूसरा आक्रमण जो हुआ था दोस्तों वो 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण दोस्तों 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। सभी दोस्तों 6 आक्रमण जो मंगोलों के हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के काल में, सभी को ध्यान में रखना है और किसके नेतृत्व में हुए और कब हुए ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों सभी को मैंने क्रम वाइज रखा है। चौथा आक्रमण हुआ था दोस्तों 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में। पांचवा आक्रमण हुआ दोस्तों 1305 ईस्वी में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में। और अंतिम आक्रमण छठवां आक्रमण हुआ था दोस्तों 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में। ये आपको ध्यान में रखना है, नोट्स में दोस्तों आप इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई 5 जनवरी 1316 को। इसके बाद में दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जो थे वो 1316 को दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गए। इसे दोस्तों नगन स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी। नगन स्त्री और पुरुष की संगत पसंद थी दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को। नेक्स्ट है मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। इससे आप समझ सकते होंगे कि दोस्तों मुबारक खिलजी कैसी नीयत के व्यक्ति थे। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नगन होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था दोस्तों। इसका मतलब है एक पागल शासक दोस्तों दिल्ली की सिंहासन पर बैठ चुका था। मुबारक खान ने दोस्तों खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। दोस्तों हत्या तो की जानी थी, कभी दोस्तों नंगा होकर के घूमता था और कभी स्त्रियों के कपड़े पहन करके आता था। तो मुबारक के वजीर खुसरो खान ने दोस्तों 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मौत के घाट उतार दिया और दोस्तों स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। इसके बाद बात करें दोस्तों खुसरो खां की, तो खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। यानी कि पैगंबर दोस्तों एक प्रकार से ये अपने आप जो भगवान होते थे उनको पैगंबर कहा करते थे और पैगंबर का सेनापति स्वयं को दोस्तों खुसरो खां ने दोस्तों इसकी उपाधि धारण करी। सल्तनत की दोस्तों जो शासनकाल रहा वो रहा 1206 से लेकर के 1526 तक का। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 से 1526 तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इन 322 वर्षों के इतिहास में दोस्तों 1206 से लेकर के 1526 के अंदर 320 वर्ष होते हैं और इन 320 वर्षों में दोस्तों 5 वंशों ने दोस्तों शासन किया। उन 5 वंशों में से कौन कौन से वंश हैं दोस्तों, ये सल्तनत के राजवंश कहलाते हैं। और इन 5 वंशों की अगर हम बात करें तो पहला दोस्तों है गुलाम वंश, जो कि दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश ने शासन किया। इसके बाद में हमने दूसरा भी देख लिया है दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में हमने डिटेल के साथ में नोट्स के माध्यम से हमने बात की है और ये इसका काल रहा दोस्तों 1290 से 1320 तक खिलजी वंश ने शासन किया। अब बात करेंगे दोस्तों आज हम तुगलक वंश की, और तुगलक वंश का शासन काल रहा 1320 से लेकर के 1414 तक का। इसके बाद में आया दोस्तों सैयद वंश और लोधी वंश। इन दोनों वंशों की हम आगे बात करेंगे।
सैयद वंश का दोस्तों शासनकाल रहा 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश का शासनकाल रहा 1451 से 1526 तक। और दोस्तों इतना दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल रहा। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का शासनकाल रहा 1320 से लेकर के 1414 तक का। तुगलक वंश दोस्तों थोड़ा सा लंबा है, इसलिए आपको धैर्य बनाए रखना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आने वाली एग्जाम्स में दोस्तों आपको क्वेश्चंस में कोई भी कठिनाई ना आए। अब बात करें अगर दोस्तों तुगलक वंश की, तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश था तुगलक वंश। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया थोड़ा लंबा चलाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश रहा है दिल्ली सल्तनत में। सर्वाधिक समय तक दोस्तों शासन किया है तुगलक वंश ने। क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करें, इस वंश का संस्थापक था दोस्तों गाजी मलिक। गाजी मलिक को और किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जाना गया ये, और गाजी मलिक ने ही दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना की। बात करें दोस्तों गाजी वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों शासन किया था 1320 से लेकर के 1325 तक, मात्र 5 साल। गाजी मलिक जो है दोस्तों ये गयासुद्दीन तुगलक ही हैं, और दोस्तों गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। इसके बाद हम बात करें कि कृषि के विकास के लिए इसने नहरों का निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दोस्तों किसका निर्माण करवाया, कृषि के लिए नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः यह दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने नहर का निर्माण करवाया। यहीं से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, किसी भी दोस्तों अगर लाइन में आपको पहला या प्रथम देखने को मिलता है, समझिए एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने दोस्तों कृषि के लिए नहरों का निर्माण करवाया, तो यह है दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इसने यानी कि दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने डाक व्यवस्था को श्रेष्ठ और तीव्रगामी बनाया। दोस्तों जो डाक भेजते हैं हम उसको दोस्तों श्रेष्ठ और तीव्रगामी, ये यानी कि हम एक सरल शब्दों में कहें तो स्पीड पोस्ट का कार्य कर दिया था एक तरह से। गयासुद्दीन तुगलक के कार्यों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसने दोस्तों लगान के रूप में उपज का 1/10 भाग या 1/12 हिस्सा ही लेने का आदेश जारी कराया। यानी कि दोस्तों इसने ये आदेश जारी करवाया कि कृषि के अंदर किसानों की जो उपज होती है, मान लीजिए किसी किसान के पास में 10 बोरी अनाज की होती है, तो उससे दोस्तों 1 बोरी ही दोस्तों मात्र राजघराने में जाएगी दोस्तों। ये दोस्तों इसने लगान के रूप में उपज की कर को लगाया। गयासुद्दीन ने अमीरों की भूमि दोस्तों पुनः लौटा दी थी दोस्तों। इसने दोस्तों सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया, और इसने दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया था। गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई घोड़े को दागने की तथा चेहरा प्रथा को प्रभावी तरीके से लागू किया गया था। अब बात करें दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के सैन्य अभियानों की, कौन कौन से इसने युद्ध लड़े और कौन कौन से इसने विजय प्राप्त करी, क्योंकि दोस्तों युद्धों से या हम कहें कि सैनिक अभियानों से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तेलंगाना विजय की अगर हम बात करें, तो दोस्तों जूना खां के नेतृत्व में इसकी सेना ने तेलंगाना पर, यानी कि दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक की जो सेना है वो जूना खां के नेतृत्व में तेलंगाना पर विजय प्राप्त करी थी इसने, और इसी के बाद में जूना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक पड़ गया था दोस्तों। याद रखना है आपको, जूना खां का नाम ही क्या है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों तिरहुती विजय या मंगोलों पर विजय की। तिरहुती विजय को ही दोस्तों मंगोलों पर विजय कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों जूना खां के नेतृत्व में इसने मंगोलों पर भी विजय प्राप्त की थी दोस्तों। तेलंगाना विजय के बाद में तिरहुती विजय यानी कि दोस्तों मंगोलों पर भी दोस्तों जूना खां के नेतृत्व में ही गयासुद्दीन तुगलक ने क्या प्राप्त करी दोस्तों, विजय प्राप्त करी। उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक ने खुद के नेतृत्व में, यानी कि स्वयं उसका नेतृत्व किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, किसका दोस्तों, बंगाल अभियान का। और बंगाल अभियान का नेतृत्व स्वयं ने किया, और जब यह बंगाल से वापस आ रहे थे तो दोस्तों इसने सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भेजा कि वह दिल्ली को छोड़ दे। निजामुद्दीन जो औलिया थे सूफी संत, उसको दोस्तों मैसेज भेजा गयासुद्दीन तुगलक ने, जब वो वापस बंगाल से लौट रहे थे उस समय मैसेज भेजा गया कि वो दिल्ली को छोड़ दे। इसके जवाब में निजामुद्दीन औलिया ने कहा हुनूज दिल्ली दुरुस्त, और इसका मतलब होता है दोस्तों कि अर्थात दोस्तों हुजूर दिल्ली अभी दूर है, यानी कि दोस्तों दिल्ली अभी दूर है, आप आइए तो सही। इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की अगर हम बात करें, तो जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल अभियान से लौट रहा था, तब लौटते समय दोस्तों तुगलकाबाद से दोस्तों 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों अफगानपुर। उसी अफगानपुर में दोस्तों एक महल में सुल्तान गयासुद्दीन के प्रवेश करते ही वह महल गिर गया, और दोस्तों उस महल के ढहने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की दबकर के मृत्यु हो गई मार्च 1325 ईस्वी को। इस प्रकार दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक का अंत हो गया, और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बना हुआ है दोस्तों तुगलकाबाद के अंदर।
अब बात करेंगे दोस्तों हम मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्तों शासनकाल रहा गयासुद्दीन तुगलक के बाद में 1325 से लेकर के 1351 तक का। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो है दोस्तों जूना खां, जिसका नाम ही दोस्तों क्या पड़ा, मोहम्मद बिन तुगलक पड़ा था। इस मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों 1325 से 1351 तक शासन किया तथा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था दोस्तों। मोहम्मद बिन जो तुगलक था दोस्तों, वो सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति था दिल्ली के सुल्तानों में। अपनी सनक भरी योजनाओं के कारण दोस्तों इसको सौपनशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रक्त पिपासु शासक किसे कहा जाता है? तो रक्त पिपासु शासक कहा जाता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को। और आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है सौपनशील दोस्तों या पागल दोस्तों सल्तनत काल का शासक किसे कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक, या जिसको हम कहते हैं जूना खां, इन्हीं को दोस्तों रक्त पिपासु शासक भी कहा जाता था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक योजनाओं के क्रम की अगर हम बात करें तो दोस्तों इनके बारे में हम विस्तार से भी जानेंगे। एक बार शॉर्ट नेम आप देख लीजिए, 2 आब में करवर्दी योजना, इसके बाद में दोस्तों राजधानी परिवर्तन की योजना, प्रतीक मुद्रा की योजना, खुरासान अभियान की योजना, इसके बाद में दोस्तों कराचिल अभियान की योजना और कृषि उत्पादन वर्दी की योजना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने सबसे पहले अभी आपको यहाँ पर नाम बताया था 2 आब में करवर्दी योजना। तो बात करें दोस्तों 2 आब में करवर्दी योजना की, तो क्या है दोस्तों 2 आब? दोस्तों 2 आब उस क्षेत्र को कहा जाता है जिस क्षेत्र के दोनों ओर से नदियाँ गुजर रही हों, और दोस्तों जिस क्षेत्र के दोनों ओर से नदियाँ गुजरे वो संभवतः दोस्तों उपजाऊ क्षेत्र होगा और वहाँ पर अच्छी खाद्यान्न और फसलें पैदावार होंगी। तो दोस्तों इसी 2 आब में करवर्दी योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाना चाहता था, यानी कि सरकारी खजाने को या सरकारी आय को बढ़ाने के लिए दोस्तों इसने करों में वर्दी की योजना बनाई। और इस योजना को दोस्तों सर्वप्रथम कहां पर लागू किया? 2 आब क्षेत्र में लागू किया। परंतु दोस्तों कहानी के ब्याह में कोतक ही कोतक होते हैं, उसी प्रकार दोस्तों क्या हुआ, जब दोस्तों इसने यह योजना लागू की तब दुर्भाग्यवश दोस्तों 2 आब क्षेत्र में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया दोस्तों। और अकाल पड़ने के कारण दोस्तों किसान राहत की अपेक्षा कर रहे थे और उसी समय यह योजना लागू की गई कि किसानों से कर वसूला जाने लगा। परंतु उस समय अधिक दोस्तों अकाल की समस्या होने के कारण दोस्तों परिणाम स्वरूप किसानों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जब अनाज की पैदावार ही नहीं होगी तो दोस्तों किसान कहां से कर देंगे? तो किसानों के पास में एकमात्र रास्ता बचा था दोस्तों विद्रोह का। उन्होंने विद्रोह कर दिया और किसानों का यह पहला विद्रोह था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें किसानों के विद्रोह के कारण इसने किसानों के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक दोस्तों विभाग बनाया। इसके लिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग किसने बनाया था? तो इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजधानी परिवर्तन की योजना। इसने दोस्तों राजधानी को दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित कर दिया? देवगिरी में। और देवगिरी कहां पर पड़ता था दोस्तों? दौलताबाद में। यहां पर दोस्तों दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य था दोस्तों मंगोल आक्रमण से बचना। उस समय दोस्तों मंगोलों का बहुत ज़्यादा आक्रमण हुआ करता था, उसी आक्रमण से बचने के लिए देवगिरी से कहां पर स्थानांतरित कर दी गई? दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी गई तथा दक्षिण में इस्लाम का प्रसार करके वहां राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए इसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाने का आदेश दिया, जो कि असफल रहा। बाद में इसे फिर से राजधानी क्या बनानी पड़ गई दोस्तों? दिल्ली बनानी पड़ गई। यानी कि दोस्तों इसकी ना तो दोआब कर में जो वर्दी थी वो सफल हो पाई, ना ही दोस्तों इसकी राजधानी स्थानांतरित की जो योजना थी वो सफल हो पाई। दोनों ही योजना इसकी असफल हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों सांकेतिक मुद्रा की योजना। सांकेतिक मुद्रा की योजना की बात करें कि क्या थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए। किसके सिक्के चलवा दिए दोस्तों? तांबे और कांसे के सिक्के। और इन तांबे और कांसे के सिक्कों का जो मूल्य था दोस्तों वो चांदी के टंके के मूल्य के बराबर होता था। यानी कि दोस्तों तांबे और कांसे के सिक्के भी उसी मूल्य के बराबर होंगे जो चांदी के टंके का मूल्य होगा। इसने दोस्तों अपनी मुद्रा के निर्माण विधि को गुप्त नहीं रखा, जिस कारण घर घर दोस्तों नकली सिक्के बनने लगे। दोस्तों आपको पता है चांदी हर घर में नहीं मिलेगी, परंतु तांबे और कांसे की दोस्तों वस्तुएं हर घर में मिल जाएंगी। और उन्हीं दोस्तों तांबे और कांसे को मिला करके दोस्तों घर घर में क्या बनाए जाने लगे? नकली सिक्के बनाए जाने लगे। और पूरा बाजार क्या हो गया दोस्तों? नकली सिक्कों से भर गया। ये भी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के लिए दोस्तों समस्या पैदा हो गई।
और जब इसे समझ आया, मोहम्मद बिन तुगलक को समझ में आया कि ये दोस्तों सिक्कों वाली परिवर्तन की योजना भी अपनी असफल हो गई, तो इस योजना का असफल हो जाने के बाद में इसने आदेश दिया कि जिन लोगों के पास में सांकेतिक मुद्रा है, यानी कि जो तांबा और कांसा की जो मुद्रा है, वो दोस्तों जमा करवा करके उसके बदले में क्या ले जाए, वापस में चांदी के सिक्के ले जाएं। तो इससे भी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत ज़्यादा हानि हुई, क्योंकि दोस्तों तांबे और चांदी के सिक्के तो मार्केट में बहुत ज़्यादा नकली बन चुके थे। उन्हीं दोस्तों नकली सिक्कों के बदले में उन्हें क्या मिल रहे थे, अब चांदी के सिक्के मिल रहे थे। इसके बाद अगली योजना जो थी दोस्तों वो थी खुरासान अभियान योजना। इस समय ईरान खुरासान में मंगोलों के शासन का पतन हो गया था दोस्तों। ईरान के अंदर पड़ता है दोस्तों खुरासान, और उस खुरासान में दोस्तों मंगोलों के शासन का क्या हो गया था दोस्तों, पतन यानी कि विनाश हो गया था, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता थी। इसी राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है दोस्तों कोई वहां पर राजा स्थिर रूप से या स्थायी रूप से नहीं बन पा रहा था, या राजनीतिक अस्थिरता थी, उस कारण दोस्तों उसका लाभ किसने उठाया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और इसका लाभ उठा करके दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान अभियान की योजना बनाई। इसके लिए इसने दोस्तों 3,70,000 सैनिकों की सेना तैयार की। 3,70,000 सैनिकों की दोस्तों संख्या में सैनिकों की तादाद थी, और उनको दोस्तों क्या कर दिया गया, 1 वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया गया, यानी कि कार्य करवाने से पहले ही उनको क्या दे दिया गया, 1 वर्ष का वेतन दे दिया गया पहले ही दोस्तों। परंतु दोस्तों इसमें भी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में बहुत ही बुरी घटना होती है कि अंतिम समय में क्या होता है दोस्तों, जो खुरासान होता है उसके शासक से संधि कर ली जाती है, और दोस्तों जो 1 लाख जो दोस्तों उनको 1 साल की दोस्तों अग्रिम जो दोस्तों वेतन दे दिया गया था 3,70,000 सैनिकों को, वो क्या चला गया दोस्तों, व्यर्थ चला गया मोहम्मद बिन तुगलक का। तो ये भी दोस्तों खुरासान का जो दोस्तों योजना थी वो भी दोस्तों क्या हो गई, मोहम्मद बिन तुगलक की असफल हो गई। इसके बाद इसने योजना बनाई थी दोस्तों कराचिल अभियान की योजना। कराचिल अभियान की योजना क्या है, तो दोस्तों इसने सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कौन सी है दोस्तों, कराचिल, और कराचिल अभियान के लिए दोस्तों भेज दिया, जहां पर अधिकांश सैनिक दोस्तों रास्ता भटक गए और कुछ आपसी विवाद के कारण ही दोस्तों आपस में लड़ करके मर गए। दोस्तों इब्न बतूता जो थे दोस्तों विदेशी इतिहासकार हैं दोस्तों, मोरक्को के यात्री थे ये, मोरक्को देश के इब्न बतूता। इनके अनुसार दोस्तों अंत में केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ पाए थे दोस्तों। सैनिक जो भेजे गए थे दोस्तों कराचिल अभियान के तहत, उनमें से दोस्तों कितने वापस आए, इब्न बतूता के अनुसार 10 अधिकारी ही वापस आ पाए थे। कुछ तो आपस में लड़कर मर गए और कुछ रास्ता भटक के दोस्तों अन्य स्थानों पर पहुंच गए। इसी के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि इब्न बतूता के अनुसार कितने यात्री वापस आए थे, 10 यात्री वापस आए थे। और ये इब्न बतूता जो है वो कहाँ के हैं दोस्तों, मोरक्को देश के हैं। और दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही ये कहाँ पर आए थे, भारत आए थे। पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए, तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वत्ता से खुश होकर उसे दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया दोस्तों, काजी नियुक्त कर दिया था दोस्तों इब्न बतूता को। अब हम बात करें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दोस्तों दक्षिण में हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1337 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई थे, जिन्होंने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में क्या कर दिया दोस्तों, विजयनगर दोस्तों एक स्वतंत्र राज्य, यानी कि दोस्तों उनके ऊपर किसी राज्य का अधिकार नहीं होगा, दूसरे कोई राजा दोस्तों दूसरे किसी राजा की वहां पर नहीं चलेगी, चाहे वो मोहम्मद बिन तुगलक ही क्यों ना हो। और दोस्तों इस स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किसने की दोस्तों, हरिहर और बुक्का ने। और इसी के साथ में दोस्तों 1347 ईस्वी में एक और स्वतंत्र राज्य कौन सा बना, बहीमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी दोस्तों। अंततः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई, और उसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं का कहना है दोस्तों कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिला था दोस्तों। ये कथन किसने कहा, बदायूं ने कहा। किसके लिए कहा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में राजा आता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भी दोस्तों लंबा चला, 1351 से लेकर के 1388 तक फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया। बात कर लेते हैं दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने बहुत सारे उन निर्णयों को वापस ले लिया जो कि उसके पूर्व के शासक के द्वारा लिए गए थे। यानी कि दोस्तों उसके पहले जितने भी शासक आए उनके द्वारा जो भी निर्णय या दोस्तों कोई भी नियम पारित किया गया था, उन सभी को दोस्तों वापस ले लिया फिरोज शाह तुगलक ने। उसने दोस्तों शरीयत के अनुसार शासन किया, और शरीयत में जिन करों का उल्लेख नहीं किया गया था उसे बंद कर दिया गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों जिन करों का उल्लेख शरीयत में नहीं था उन्हें क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जो कि पिछले राजाओं ने या पिछले शासकों ने अपने मन से लगा दिए थे।
फिरोज शाह तुगलक ने अपने प्रशासनिक और लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक है वो दोस्तों जनता के कल्याण के हित के लिए कार्य किया करता था। कुछ इतिहासकारों ने इसे सल्तनत काल का दोस्तों अकबर कहा है, क्योंकि अकबर ने भी दोस्तों अपनी प्रजा के लिए दोस्तों बहुत अच्छे और कल्याणकारी कार्य किए थे। इसी कारण दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल का अकबर किस शासक को कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक वो पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर क्या लगाया दोस्तों, जजिया कर लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था दोस्तों। सबसे पहले भारत पर जजिया कर किसने लगाया, तो ध्यान में रखना है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। और गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का ये सुरक्षात्मक कर होता है दोस्तों। गैर मुसलमानों से तात्पर्य है दोस्तों जो मुसलमान नहीं हैं, परंतु दोस्तों जो मोहम्मद बिन कासिम है उसने जजिया कर से दोस्तों कुछ लोगों को मुक्त रखा था, जैसे कि दोस्तों ब्राह्मणों को, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को और विकलांगों को। इन सभी को दोस्तों जजिया कर से मुक्त रखा था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने। परंतु दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, ब्राह्मणों को भी जजिया कर में शामिल कर दिया, यानी कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने। अकबर ने दोस्तों 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने दोस्तों 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया था। जजिया कर को अंतिम रूप से दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, प्रत्येक लाइन से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। नोट्स इसी तरह मैंने तैयार किए हैं। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया, औरंगजेब ने 1679 में वापस लगा दिया और अंतिम रूप से जजिया कर को दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों ऋणों की समाप्ति। फिरोज शाह तुगलक के शासक बनते हैं और उसने किसानों के ऋण को माफ कर दिया। फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक बनता है उसने किसानों के ऋण को क्या कर दिया, माफ कर दिया और उसके द्वारा केवल 4 कर लगाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों कितने कर लगाए, 4 कर लगाए, जो कि आता है दोस्तों पहला खराज, जिसको हम कहें कि लगान। इसके बाद में आता है दोस्तों खुम्स, और खुम्स क्या होता है दोस्तों, युद्ध में लूट के माल पर जो कर लगता था दोस्तों, युद्ध में लूटे हुए माल पर जो टैक्स लगता था, यानी कि राजा के या राजकीय कोष में जो कर जाएगा उसको दोस्तों खुम्स कहा जाता था। और इसके अलावा दोस्तों जजिया, जो कि गैर मुस्लिम पर लगने वाला कर था, जिसमें दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को भी दोस्तों क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। इसके बाद में अंतिम है दोस्तों जकात। ये 4 कर आपको ध्यान में रखना है। जकात क्या होता है दोस्तों, इस्लाम धर्म के अनुसार 2.5% का दान जो उन लोगों को देना पड़ता है जो को क्या होते हैं दोस्तों, मालदार होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, और दोस्तों उन लोगों को दिया जाता है जो दोस्तों अपाहिज या असहाय होते हैं और साधनहीन होते हैं, जिनके पास में दोस्तों अपने जीवन यापन करने के लिए दोस्तों कोई साधन नहीं होता है, उनको दोस्तों वो कर दिया जाता था, जिसको जकात कर कहा गया। इसके बाद हम बात करें दोस्तों राजनीतिक अपराधों के दंड में विधान परिवर्तन। राजनीतिक अपराधों का जो दोस्तों दंड विधान था उसमें क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों राजनीतिक अपराध जैसे कि राजद्रोह, गबन के दंड विधान में परिवर्तन करके कठोर दंड की जगह सामान्य दंड की व्यवस्था की। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जो राजद्रोह का आरोप होता है, मतलब राजा के खिलाफ कोई भी कार्य किया जाए तो वो होता है दोस्तों राजद्रोह, या देश के खिलाफ कोई भी कार्य किया जाए वो होता है राजद्रोह। तो उस राजद्रोह के तहत यदि कोई व्यक्ति अपराधी पाया जाता था तो दंड विधान में दोस्तों उसके लिए बहुत ही कठोर सजा थी, परंतु उस कठोर सजा को दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या कर दिया, सामान्य सजा में या सामान्य दंड में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद में है दोस्तों सरकारी सेवाओं को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों आदेश दिया कि सरकारी सेवक के वृद्ध होने या मृत्यु होने पर उसके पुत्र अथवा दामाद अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त किया जाए। इसका मतलब है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि जो भी व्यक्ति राजकार्य में दोस्तों नौकरी पर था, यदि वो वृद्ध हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र को, यानी कि उसके बेटे को या उसके दामाद को अथवा दास को सरकारी सेवा में नियुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसके दोस्तों परिवार की आगे आमदनी होती रहे। इसके लिए दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने कार्य किया। नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था की। नगद वेतन की जगह दोस्तों क्या कर दिया गया, जागीर देने की व्यवस्था प्रारंभ की गई फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने उच्च सैनिकों को नगद वेतन की जगह जागीर देने की व्यवस्था शुरू कर दी थी दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों मुद्रा में सुधार। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। वो 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी हैं दोस्तों, जान लेते हैं। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा चलाई गई 3 मुद्राएं, संसगनी,
अदे और विक। क्या है दोस्तों ये मुद्राएं? तो जो संसगनी है यह चांदी की मुद्रा थी, यह टंका के मूल्य के 1/6 थी दोस्तों। चांदी की मुद्रा थी परंतु टंका के मूल्य के दोस्तों 1/6 थी। और जो अद है दोस्तों यह तांबे की मुद्रा ही थी, यह जितल के मूल्य के 1/2 थी। और जो तीसरे नंबर पर है विक, यह दोस्तों तांबे की मुद्रा ही थी और दोस्तों जितल के मूल्य के 1/4 थी। तो कौन सी दोस्तों मुद्रा कितने के बराबर थी ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करें नहरों का निर्माण, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों अनेक नहरों का निर्माण कराया। यह नहरें दिल्ली एवं हरियाणा के मध्य केंद्रित थी दोस्तों, यानी कि दिल्ली और हरियाणा के बीच में दोस्तों इन नहरों का निर्माण करवाया गया। जो किसान इन नहरों से सिंचाई करते थे, अपनी कृषि को दोस्तों पानी दिया करते थे इन नहरों से, उनसे दोस्तों हक ए सरब यानी कि दोस्तों सिंचाई कर लिया जाता था। जो कितना होता था दोस्तों उपज का 1/10, यानी कि 10 बोरी अनाज के किसान के होती है तो उसमें से 1 बोरी राजकोष में चली जाएगी। तो दोस्तों ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि दोस्तों हजब हक ए सरब के नाम से लिया जाता था। इसके बाद में है दोस्तों दासों से प्रेम। तो दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक थे वो दोस्तों दास प्रेमी थे। दासों से दोस्तों इनको अत्यधिक लगाव था। यह सर्वाधिक दास प्रेमी सुल्तान था दोस्तों। और इसके पास में दोस्तों कितने दास थे दोस्तों? इसके पास में 1,80,000 दास थे दोस्तों। इसने दासों को नियंत्रित करने के लिए दीवान ए बंदगान अर्थात दासों का विभाग स्थापित किया दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दासों को ऊपर नियंत्रित रखने के लिए दोस्तों दीवान ए बंदगान नामक दासों का विभाग स्थापित किया। प्रत्येक दास को दोस्तों 10 से लेकर के 100 टंका वार्षिक वेतन दिया जाता था दोस्तों। दास प्रेमी शासक था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों 1,80,000 दास थे दोस्तों इसके पास में। शिफा खाना की व्यवस्था की गई, यानी कि निःशुल्क चिकित्सालय की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। इसने अनेकों निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना करवाई और दोस्तों दार उल सफा नामक राजकीय अस्पताल खुलवाए थे दोस्तों। उन अस्पतालों का नाम क्या रखा गया दोस्तों? दार उल सफा। इसके बाद हम बात करें फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी की, तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के 2 पुत्र थे, फतेह खां और मोहम्मद खान। फतेह खां और मोहम्मद खान की अगर हम बात करें तो फतेह खां की मृत्यु फिरोज शाह तुगलक के जीवन काल में ही हो गई थी, यानी कि जब दोस्तों फिरोज शाह तुगलक शासक थे या राजा थे उसी समय दोस्तों फतेह खां की मृत्यु हो गई थी। अब बचे दोस्तों मोहम्मद खान। तो मोहम्मद खान को फिरोज शाह के दासों ने राजधानी से भगा दिया था। इस कारण फतेह खां का पुत्र तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना। दोस्तों जो फतेह खां थे उस फतेह खां की मृत्यु तो दोस्तों कैसे हो गई? उसी के जीवन काल में हो गई थी फिरोज शाह तुगलक के। और दोस्तों जो मोहम्मद खां था उसको फिरोज शाह के दासों ने भगा दिया। अब दोस्तों फतेह खां का पुत्र था तुगलक शाह द्वितीय, इसको दोस्तों क्या बना दिया गया? उत्तराधिकारी बना दिया गया, जिसने 1388 से लेकर के 1389 तक 1 साल दोस्तों इसने क्या किया? शासन किया। और दोस्तों 1389 में दोस्तों क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसका छोटा भाई था दोस्तों अबू बकर शाह, ये दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बना। इसके बाद छोटे काल के लिए और भी कई सुल्तान बने पर का इतना प्रभाव ना रहा, ऐसा कोई इन्होंने कार्य नहीं किया जिसको दोस्तों लेकर के हम बात कर सकें। और तुगलक वंश का अंतिम शासन था दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। अब बात करें दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह की अगर, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह मार्च 1394 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह इनकी दोस्तों दुर्दशा को देखकर व्यंग्य से कहा जाता था विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। क्योंकि दोस्तों जो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह है उनके समय दोस्तों दिल्ली सल्तनत का काल बहुत ही दोस्तों संकीर्ण क्षेत्र में हो गया था। क्योंकि अन्य जो राजा थे उन्होंने दोस्तों क्या कर लिया, उन अधिकार क्षेत्र में ले लिया था दिल्ली सल्तनत के काल को। तो दोस्तों इनकी बहुत ही बुरी दुर्दशा हो चुकी थी और उसी दुर्दशा को देखते हुए दोस्तों इतिहासकारों ने क्या कहा, विश्व के सम्राट तुगलकों का राज्य दिल्ली से पालम तक फैला हुआ था। यानी कि पहले कभी फैला हुआ था परंतु अब नहीं। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर का आक्रमण दिल्ली पर हो गया तथा सुल्तान एवं स्वयं गुजरात भाग गया दोस्तों। जो दोस्तों नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह था वो कहाँ भाग गया? गुजरात चला गया। पुनः वजीर मल्लू खान ने सुल्तान को दिल्ली बुलाकर गद्दी पर बिठाया। जो वजीर मल्लू खान थे उन्होंने सुल्तान को वापस दिल्ली बुलाया गुजरात से और क्या किया? दिल्ली सल्तनत के शासन पर बिठाया। सन 1414 ईस्वी में महमूद शाह की मृत्यु हो गई जिससे तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार दोस्तों तुगलक वंश का अंत होता है सैयद वंश की। सैयद वंश के अंदर दोस्तों सैयद वंश का जो शासनकाल रहा वो 1414 से लेकर के 1451 वंश तक रहा। सैयद वंश की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मुख्य जो शासक आए थे दोस्तों वो थे खिजर खां, जिसका शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा। मुबारक शाह का शासनकाल रहा दोस्तों 1421 से 1434 तक। इसके बाद में आए दोस्तों मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल रहा 1434 से 1443 तक। और इसके बाद आए दोस्तों आलम शाह, और आलम शाह ने दोस्तों 1451 तक शासन किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक शासक के बारे में। तो दोस्तों
जो खिजर खां थे उन्होंने दोस्तों 1414 से लेकर के 1421 तक शासन किया और सैयद वंश के संस्थापक कहे जाते हैं दोस्तों खिजर खां। ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों खिजर खां थे। खिजर खां तैमूर लंग का सेनापति था दोस्तों। तैमूर लंग थे, उनके सेनापति कौन थे दोस्तों? खिजर खां, जिन्होंने सैयद वंश की स्थापना की। तैमूर ने भारत से लौटते समय खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर का सूबेदार नियुक्त किया दोस्तों। जब दोस्तों तैमूर भारत से लौट रहे थे उस समय खिजर खां को लाहौर, मुल्तान और दिवालपुर क्या कर दिया दोस्तों? सूबेदार नियुक्त कर दिया वहाँ का। इसने दोस्तों दौलत खां को पराजित किया और तथा दिल्ली का स्वतंत्र शासक बना। दोस्तों खिजर खां ने क्या किया? दौलत खां को पराजित किया और दिल्ली का स्वतंत्र रूप से शासक बन गया। खिजर खां स्वयं को दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। पैगंबर मोहम्मद साहब दोस्तों जो सल्तनत काल है उसमें दोस्तों ईश्वर थे और उस ईश्वर का संदेशवाहक खुद को मानता था खिजर खां। पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज दोस्तों इनको मानता था खुद को। खिजर खां दोस्तों दिल्ली का स्वतंत्र शासक बनता है, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था। इसने दोस्तों सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की और न ही अपने नाम का सिक्का जारी किया। इसने रैयत ए आला नामक उपाधि धारण कर रखी थी दोस्तों। खिजर खां ने दोस्तों रैयत ए आला नाम से उपाधि धारण कर रखी थी। खिजर खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था। खिजर खां दोस्तों नियमित रूप से रेगुलरली तैमूर के जो पुत्र थे शाहरुख, उनको दोस्तों क्या किया करता था? कर भेजा करता था, यानी कि टैक्स दिया करता था। 20 मई 1421 को दोस्तों खिजर खां की मृत्यु हो गई और खिजर खां का शासन समाप्त हुआ। इसके बाद में दोस्तों आए मुबारक शाह। सैयद वंश के अगले शासक खिजर खां के बाद में आए मुबारक शाह है। मुबारक शाह का शासनकाल रहा दोस्तों 1421 से 1434 तक का। खिजर खां ने तो सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, परंतु उसके पुत्र ने दोस्तों सुल्तान की उपाधि ली थी दोस्तों खिजर खां ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, परंतु दोस्तों इनके जो पुत्र हैं मुबारक शाह है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों क्या किया? मुबारक सुल्तान की उपाधि धारण की और साथ ही दोस्तों उसने शाही नमक उपाधि भी ली थी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो मुबारक शाह हैं इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम अहमद सर हिंदी था। उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी। अहमद सर हिंदी ने दोस्तों मुबारक शाह पर एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है दोस्तों तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही के नाम से पुस्तक किसने लिखी है? अहमद सर हिंदी ने। और किसके लिए लिखी है दोस्तों? मुबारक शाह ने। अहमद सर हिंदी दोस्तों इसी मुबारक शाह के दरबार में रहने वाला एक इतिहासकार था दोस्तों। इसने मुबारकबाद नामक नगर बसाया था दोस्तों। मुबारकबाद नगर की स्थापना किसने की? मुबारक शाह ने, जो सैयद वंश का शासक था। इसने दोस्तों यानी कि दोस्तों मुबारक शाह ने बठिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को सफलतापूर्वक दबाया था दोस्तों। बठिंडा दोस्तों पंजाब और दोआब क्षेत्र वो होता है जिससे दो नदियों वाला क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, और उपजाऊ क्षेत्र होता है। उन क्षेत्रों में हुए विद्रोहों को दोस्तों सफलतापूर्वक किसने दबाया? मोहम्मद शाह ने। इसके वजीर द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है दोस्तों। मुबारक शाह की हत्या किसने करवाई दोस्तों? इसके वजीर ने इसकी हत्या करवा दी थी। इसके बाद में आए दोस्तों मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। सैयद वंश के तीसरे शासक आते हैं मोहम्मद शाह, जो 1434 से लेकर के 1443 ईस्वी तक रहते हैं। मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद शाह अगला सुल्तान बना दोस्तों। मुबारक शाह के बाद में ये मोहम्मद शाह जो दोस्तों वो मुबारक शाह के क्या थे? भतीजे थे। और दोस्तों मोहम्मद शाह के दोस्तों चाचा थे कौन? मुबारक शाह है। तो मुबारक शाह के भतीजे बनते हैं दोस्तों शासक मोहम्मद शाह। अगला सुल्तान बनकर के दोस्तों मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? मोहम्मद बिन फरीद खान था। इसके समय में दोस्तों मोहम्मद बिन के समय दोस्तों 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया। 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। 1443 से लेकर के 1451 तक सैयद वंश के शासक रहे ये, और अलाउद्दीन शाह आलम सैयद वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। आलम शाह का वजीर था जिसका नाम दोस्तों हमीद खान था। उसके हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया और वहीं दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके वजीर ने दिल्ली का राजपाट बहलोल लोधी को सौंप दिया था दोस्तों। लोधी वंश का शासनकाल दोस्तों 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा था दोस्तों। और इसके अंदर जो शासक आए थे दोस्तों वो थे बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी का शासनकाल रहा 1451 से लेकर 1489 तक का। सिकंदर लोधी का रहा 1489 से 1517 तक का, और इब्राहिम लोधी का रहा 1517 से 1526 तक का। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बहलोल लोधी के बारे में, जो कि लोधी वंश के शासक थे।
दोस्तों बहलोल लोदी का शासनकाल रहा 1451 से 1489 तक का। यह दोस्तों लोदी वंश का संस्थापक कहलाता है। लोदी वंश के संस्थापक कौन है, यानी कि लोदी वंश की स्थापना किसने करी, तो बहलोल लोदी ने करी थी। यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले शासक रहे थे दोस्तों। दिल्ली के सुल्तानों में दोस्तों सर्वाधिक समय तक इन्होंने शासन किया, 1451 से लेकर 1489 तक। यह दोस्तों यानी कि बहलोल लोदी कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठा, बल्कि यह कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। दोस्तों अमीर का मतलब यह मानिए कि इसके प्रधानमंत्री बैठा करते थे। दोस्तों इसने कभी भी दोस्तों जो राजा महाराजा की या किसी भी दिल्ली सल्तनत काल के शासक की जो ऊंची कुर्सी होती है दोस्तों, उस पर दोस्तों ये कभी नहीं बैठा बहलोल लोदी। कालीन का मतलब है दोस्तों चादर, या जिसको हम कहें कि चटाई बिछा करके दोस्तों ये कहाँ पर बैठता था दोस्तों, आंगन में बैठता था, नीचे बैठता था और इसके चारों तरफ दोस्तों बहलोल लोदी के चारों तरफ इसके अमीर बैठते थे। दोस्तों इसने बहलोल नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की। इसका नाम था दोस्तों बहलोल लोदी। और दोस्तों इसने क्या किया, बहलोली नामक चांदी की मुद्रा चलाई, जो कि टंका के मूल्य का 1/3 थी। यह अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम बनी रही। अकबर के समय का विनिमय का मतलब है दोस्तों कि बहलोल लोदी के द्वारा चलाई गई बहलोली नामक चांदी की मुद्रा अकबर का जब काल चला था दोस्तों, अकबर का शासन काल रहा, उस समय तक दोस्तों उस बहलोली नामक चांदी की मुद्रा से दोस्तों क्या किया जा रहा था, सामान खरीदे जा रहे थे और बेचे जा रहे थे। यानी कि दोस्तों उसी चांदी की मुद्रा के द्वारा अकबर के समय तक विनिमय यानी कि क्रय विक्रय किया जा रहा था। बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर दिल्ली में मिला लिया। दोस्तों बहलोल लोदी जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित करते हैं और जौनपुर को किस में मिला लेते हैं दोस्तों, दिल्ली के अंदर मिला लेते हैं। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों सिकंदर लोदी की, तो सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा 1489 से लेकर के 1517 तक का। सिकंदर लोदी के बाद बात करें दोस्तों तो बहलोल लोदी के बाद में सिकंदर लोदी शासक बनता है और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक बनता है दोस्तों सिकंदर लोदी। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन सा था दोस्तों, सिकंदर लोदी था। इसके पिता बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे दोस्तों। बहलोल लोदी के 9 पुत्र थे दोस्तों और यह तीसरा पुत्र था और इसका नाम निजाम खां था दोस्तों। सिकंदर लोदी का नाम क्या था दोस्तों, निजाम खां था। और जो बहलोल लोदी जो कि लोदी वंश का संस्थापक था, उसके 9 पुत्र थे। उन 9 पुत्रों में से दोस्तों सिकंदर लोदी का या निजाम खां का स्थान था तीसरा। ये तीसरा पुत्र था, लेकिन बाद में यह सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बनता है। सिकंदर लोदी के प्रमुख कार्यों की हम बात करें तो दोस्तों सबसे प्रतापी शासक ये था। और दोस्तों इसने जो कार्य किए वो मैं आपको बता देता हूँ। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और बाद में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। 1504 के अंदर दोस्तों 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की और बाद में आगरा को ही क्या बना लिया दोस्तों, अपनी राजधानी बना लिया। इसने कृषि विकास के लिए गज-ए-सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया। दोस्तों कृषि के विकास के लिए दोस्तों इसने क्या किया, गज-ए-सिकंदरी नामक दोस्तों प्रमाणी नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। इस नाप का प्रयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों, गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता था दोस्तों, भूमि को मापने के लिए किया जाता था दोस्तों। अब हम बात करें आगे तो दोस्तों सिकंदर लोदी एक लेखक भी था और वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी दोस्तों फारसी भाषाओं में अपनी कविताएं लिखते थे, लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था। उसने कविताएं लिखने के लिए गुलरुखी नामक उपनाम रखा हुआ था। कविताएं दोस्तों किस नाम से लिखता था, वो गुलरुखी नाम से लिखता था। वह हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नज़र से देखता था और जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था तो वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा देता था दोस्तों। दोनों ही धर्मों में अगर कोई भी कार्य उसे अच्छा नहीं लगता हो, चाहे वो धार्मिक तरीके से हो या किसी अन्य तरीके से हो, तो वो उस कार्य को क्या करवा देता था, बंद करवा देता था। इसके बाद में आता है दोस्तों इब्राहिम लोदी, जिसका शासनकाल रहा 1517 से लेकर 1526 तक का। यह दोस्तों दिल्ली सल्तनत तथा लोदी वंश का अंतिम शासक था। दिल्ली सल्तनत का भी और लोदी वंश का दोस्तों अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 1518 में खातौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना राणा सांगा से हुआ था। 1518 में खातौली का युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी का सामना किससे हुआ दोस्तों, राणा सांगा से। राणा सांगा दोस्तों राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के राजा थे दोस्तों। इस मेवाड़ क्षेत्र के शासक थे राणा सांगा। इनसे दोस्तों क्या हुआ, युद्ध हुआ 1518 में, जिसको खातौली के युद्ध के नाम से जाना गया। और उस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई थी दोस्तों और इब्राहिम लोदी को हार का मुंह देखना पड़ा।
इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। दोस्तों इब्राहिम लोदी के चाचा कौन थे? आलम खां, और पंजाब के शासक थे दौलत खां। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया? बाबर को इब्राहिम लोदी से युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। बाबर से दोस्तों इब्राहिम लोदी से निमंत्रण क्यों दिया दोस्तों युद्ध करने का? उसका कारण ये था कि इब्राहिम लोदी दोस्तों 1518 के अंदर खातौली के युद्ध में राणा सांगा से हार चुका था, और राणा सांगा से हारने का मतलब है दोस्तों दिल्ली की गद्दी का किसी और के हाथों में चले जाना। परंतु दोस्तों इब्राहिम लोदी को उसने क्या माना दोस्तों? एक कायर शासक मानते हुए इसके ही चाचा आलम खां ने और पंजाब के शासक थे दौलत खां, इन्होंने क्या कहा कि बाबर को आमंत्रित किया कि दिल्ली की गद्दी को बचाया जा सके और इब्राहिम लोदी को ये हरा देंगे बाबर यहाँ आकर के, तो दोस्तों दिल्ली की गद्दी बनी रहेगी और मुगलों का दोस्तों सल्तनत काल में वहाँ पर क्या रहेगा? चलता रहेगा शासन। तो दोस्तों बाबर ने क्या किया? बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 को प्रवेश किया और प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा, लेकिन उसकी सेना बहुत छोटी थी और इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी थी। तो दोस्तों बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया? तो बाबर ने किया। कब किया दोस्तों? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 21 अप्रैल 1526 को। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपको ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों बाबर ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया और भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था इसी समय। इसके दो प्रमुख तोपची थे जिनका नाम था दोस्तों अली और मुस्तफ़ा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दो प्रमुख तोपची का मतलब होता है दोस्तों तोप चलाने वाले। जो तोप चलाने वाले थे उनके नाम भी एग्जाम में पूछे हुए हैं दोस्तों। अली और मुस्तफ़ा नामक दोस्तों क्या थे? इसके तोपची थे बाबर के। इसने युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया और इसी पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद भी दोस्तों इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को क्या कर दिया दोस्तों? हरा दिया था दोस्तों सामने वाले सैनिकों के पास में तलवार त्रिशूल वगैरह थी और इसने दोस्तों क्या किया दोस्तों? तोपों का प्रयोग किया। और दोस्तों जाहिर सी बात है जहां पर तोप चलेंगी वहां पर दोस्तों सामने वाली सेना को नतमस्तक होना पड़ेगा। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया दोस्तों और वह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान भी बना जो युद्ध में मारा गया था दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो दोस्तों युद्ध में मारा गया वो कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी। किसने मारा दोस्तों? बाबर ने मारा और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही दोस्तों इसको मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है और इसके साथ भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो बाबर आया था वो कौन से वंश से था दोस्तों? मुगल वंश से था। तो दोस्तों सल्तनत कालीन प्रशासन की अगर हम बात करें तो सुल्तान के पदाधिकारी की हम बात करेंगे तो नाइब ए मुमालिकात। नाइब ए मुमालिकात किसको कहा जाता था? सुल्तान के बाद यह राज्य का प्रमुख पदाधिकारी होता था दोस्तों। इस पद का सृजन दोस्तों किसने किया था? बहराम शाह के काल में हुआ जब उसने एतगिन को नियुक्त किया था दोस्तों। इसके कार्य सुल्तान की अनुपस्थिति में सुल्तान के सभी कार्यों को संपन्न करना था दोस्तों नाइब ए मुमालिकात का कार्य क्या था? जब सुल्तान नहीं हो तो दोस्तों सुल्तान के सभी कार्यों को कौन करता है दोस्तों? वही नाइब ए मुमालिकात करता है। यानी कि सरल शब्दों में आपको कहूँ कि यदि वर्तमान समय में हमारे कुछ भारत देश के राष्ट्रपति यदि अपने पद पर नहीं होते हैं तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? जाहिर सी बात है उपराष्ट्रपति संभालते हैं। उसी प्रकार दोस्तों नाइब ए मुमालिकात थे जो सुल्तान की अनुपस्थिति में उसके कार्य को संभालते थे। इसके बाद में अगले पद की अगर हम बात करें तो अगला पद है दोस्तों दीवान ए आरिज। ये सैन्य विभाग में पद था दोस्तों और इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। इस विभाग की स्थापना दोस्तों किसने की? बलबन ने की थी दोस्तों। दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की? बलबन ने करी थी दोस्तों। तो दोस्तों इसके बाद आता है दोस्तों दीवान ए रसालत। दीवान ए रसालत की अगर हम बात करें तो इसका प्रमुख अधिकारी था रसालत ए मुमालिक, जो दोस्तों विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था दोस्तों। विदेश मंत्री की हैसियत से कार्य करता था, यानी कि दोस्तों एब्रोड मिनिस्टर जिसको हम कहें। तो दोस्तों इसका प्रमुख अधिकारी रसालत ए मुमालिक होता था और दीवान ए रसालत ये इसका विभाग था। इसके बाद हम बात करें सुल्तान के पदाधिकारियों की तो दोस्तों सुल्तान के पदाधिकारियों में आता है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब
इसे अमीर बारबक भी कहा जाता था। यह दरबारी मामलों की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी था दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों दीवान ए वकूफ। जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए इसकी स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी ने खर्चे के ब्यौरे को तैयार करने के लिए दोस्तों, यानी कि दोस्तों जिसको हम कहें कि वर्तमान समय में हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए जिसको हम कहते हैं, जो कि दोस्तों हमारे रिटर्न वगैरह भरते हैं, हमारे खर्चों का लेखा जोखा करते हैं, उसी के समय दोस्तों जब दीवान ए वकूफ दोस्तों उस समय हुआ करता था, वो यही काम करता था, खर्चे के ब्यौरों को तैयार करने का कार्य करता था। इसके बाद में दोस्तों दीवान ए अमीर को ही मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम इस विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। इसका मुख्य कार्य क्या था दोस्तों? मालगुजारी व्यवस्था की देखभाल एवं भूमि को खेती योग्य बनाना होता था दोस्तों। जो बंजर भूमि होती थी दोस्तों, उसको उपजाऊ भूमि में बनाने का कार्य दीवान ए अमीर को ही का होता था, और दोस्तों इसका ही कार्य होता है मालगुजारी व्यवस्था का। तो दोस्तों इसके बाद में आता है दीवान ए खैरात। यह दान विभाग था। इसकी स्थापना भी फिरोज तुगलक ने की थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपना लोधी वंश भी समाप्त होता है और सल्तनत काल का अंत होता है। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने बात कर ली है सल्तनत काल की। तो इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मुगल वंश के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बात कर रहे हैं सभी टॉपिकों की 1 बाय 1 करके। तो दोस्तों के साथ भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करवा दीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।